नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 92 पर। मेरा नाम दोस्तों अमरीश कुमार। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने इतिहास के पार्ट 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के पार्ट 3 वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसी में से लगभग बोर्ड में 5 नंबर के प्रश्न पूछा करता है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों हम बता दें आप लोगों की कौन कौन सा आज हम लोग को टॉपिक्स पढ़ना है। तो पहला टॉपिक है दोस्तों गौरीबाल्डी के कार्य की चर्चा करें। दोस्तों फिर से प्रश्न सुन लीजिए कि गौरीबाल्डी के कार्य की चर्चा करें। दूसरा दोस्तों हम लोग को पॉइंट पढ़ना है गौरीबाल्डी कौन था। ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट हमें पढ़ना है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं कौन कौन सी थी। दोस्तों जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं कौन कौन सी थी। फिर दोस्तों चौथा हम लोगों को पॉइंट पढ़ना है बिस्मार्क की भूमिका को चर्चा करें। दोस्तों बिस्मार्क की भूमिका क्या करना है, हमें चर्चा करना है। उसके बाद दोस्तों पांचवा पॉइंट हमें पढ़ना है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। दोस्तों यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। दोस्तों आखिरी पॉइंट पढ़ना है हमें यूनान में राष्ट्रीयता का उदय पर चर्चा करें। दोस्तों यूनान में राष्ट्रीयता का उदय पर चर्चा करें। दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दोस्तों मैं आप लोगों को बार बार बताया हूं कि यह चैनल जो है वह बेस्ट है क्लास 10th के लिए। तो चलिए दोस्तों हम फिर चलते हैं पहले पॉइंट पे कि गौरीबाल्डी। दोस्तों गैरीबाल्डी कौन था। दोस्तों गैरीबाल्डी कौन था, गैरीबाल्डी के कार्य की चर्चा इसी पॉइंट में मैं आप लोग को बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों। गैरीबाल्डी एक राष्ट्रीय नेता था। दोस्तों गैरीबाल्डी कौन था, तो एक राष्ट्रीय नेता था। वह पेशे से एक नाविक था। दोस्तों बोर्ड में पूछा करता है प्रश्न 1 नंबर का आता है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो दोस्तों याद रखिए कि नाविक था। ठीक है दोस्तों। और फिर प्रश्न आता है कि गैरीबाल्डी कौन था, तो एक राष्ट्रीय नेता था। ठीक है दोस्तों। तथा वह रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। दोस्तों यहाँ आप इस प्रश्न का हल दे सकते हैं कि गैरीबाल्डी कौन था। तो यह यहाँ आप अगर लिख दीजिएगा तो इसका आंसर आप खुद दे दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। फिर हम आगे पॉइंट में चलते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है कि गैरीबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। गैरीबाल्डी जो था वह अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों का क्या बनाया था, सशस्त्र सेना बनाया था। तथा गैरीबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा क्विटर इमुंडियल की प्रतिनिधि के रूप में वहाँ भी सत्ता संभाली। दोस्तों गैरीबाल्डी जो था वह क्या था कि अपना एक सशस्त्र सेना बनाया और वह सेना बनाने के बाद गैरीबाल्डी ने गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया। उसके बाद दोस्तों आगे है कि गैरीबाल्डी ने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को सौंप दिया और साधारण किसान की भांति जीवन जीने लगा। दोस्तों गैरीबाल्डी जो था वह क्या था, एक राष्ट्रीय नेता था, लेकिन वह पेशे से क्या था, एक नाविक था। लेकिन उसने क्या किया कि पूरी संपत्ति यानी संपूर्ण संपत्ति को राष्ट्र के हवाले क्या किया, सौंप दिया और वह साधारण किसान की भांति अपना जीवन जीने लगा। इस तरह वह त्याग और बलिदान का प्रतिमूर्ति था। दोस्तों देखिए गैरीबाल्डी के पूरे जीवन कथा आपके सामने में प्रस्तुत कर दिया। तो उनका जीवन कथा भी आप आराम से हल कर सकते हैं, बता सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है कि गैरीबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचलित किया गया तथा लाला लाजपत राय ने उनकी जीवनी लिखी। दोस्तों यहाँ भी एक प्रश्न आता है कि गैरीबाल्डी की चरित्र किसने लिखी थी। तो दोस्तों याद रखिएगा कि लाला लाजपत राय ने उनकी जीवनी की चरित्र लिखी थी। उनके पूरी जीवनी की पोथी ही खोल डाली किसने, लाला लाजपत राय जी ने खोल डाली। उसके बाद दोस्तों कि 1870 से 71 में फ्रांस और प्रासा के बीच क्या हुआ, युद्ध छिड़ गया। कब छिड़ा था दोस्तों, फ्रांस और प्रासा के बीच। तो याद रखिएगा 1870 से 1871 ईस्वी में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध छिड़ा। ठीक है। इस प्रकार 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मैजनी, काबूल, गैरीबाल्डी,
जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं इमैनुअल जैसे शासक ने योगदानों के कारण पूर्ण हुआ। दोस्तों यहाँ तक आपने बात को समझ लिया कि गैरीबाल्डी के कार्य की चर्चा करें, वहाँ कार्य भी संपन्न हुआ। गैरीबाल्डी कौन था वह भी संपन्न हो गया। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि जर्मनी के एकीकरण। दोस्तों उसके पहले एक आप लोगों को बात बता दूं कि अब मेरा सिलेबस जो है वह कुछ चेंज हो चुका है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि सोमवार को हमें क्या पढ़ना है, तो गणित पढ़ना है। तो दोस्तों अगर नोटबुक निकाले हैं तो निकाल लीजिएगा और लिख लीजिए कि सोमवार के दिन हमें क्या पढ़ना है, गणित पढ़ना है। कब पढ़ना है, तो 7:30 बजे पढ़ना है। उसके बाद मंगलवार को हमें साइंस पढ़ना है, बुधवार को इतिहास पढ़ना है, फिर शुक्रवार को गणित पढ़ना है और शनिवार को साइंस पढ़ना है और रविवार को अंग्रेजी पढ़ना है। दोस्तों बिल्कुल 7 दिन आप लोग को फ्री में मैं पढ़ाऊंगा, इसका नोट कॉस्ट बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ चलते हैं कि इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मनी क्षेत्र में भी समान प्रक्रिया चल रही थी, अतः दोनों देशों का एकीकरण लगभग साथ साथ ही संपन्न हुआ। दोस्तों यहाँ देखिए जर्मनी के एकीकरण में क्या हुआ कि इटली में क्या होना चाहिए कि एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रक्रिया चल रही थी एकीकरण के लिए, इटली और जर्मनी में। ठीक है, तो साथ ही क्या हुआ था, दोनों में संपन्न हुआ था। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट मैंने रखा है कि आधुनिक युग के आते आते जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था, जिसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। दोस्तों बार बार बोर्ड में रिपीट होता है प्रश्न कि जर्मनी में कितने राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे। तो दोस्तों याद रखिएगा कि 300 छोटे छोटे राज्य थे। जर्मनी में 300 छोटे छोटे क्या थे, राज्य थे। इसे जरूर आप याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1 नंबर के बोर्ड में प्रश्न पूछा करता है। उसके बाद दोस्तों अगला है कि उन राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमता भी मौजूद थी। दोस्तों जर्मनी में क्या थी, राजनीतिक भी थी और सामाजिक भी थी और धार्मिक विषमता भी क्या थी, उत्पन्न हो चुकी थी। कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं था, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। तब क्या हुआ कि 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया था। दोस्तों 1806 ईस्वी में याद रखिएगा, 1806 ईस्वी में राइन राज्य संघ का निर्माण हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1806 ईस्वी में राइन राज्य का निर्माण हुआ था और यही से जर्मन राष्ट्रवाद का भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। दोस्तों यहाँ तक ने आपने समझा कि जर्मनी के एकीकरण की कौन कौन सी प्रक्रिया हुई। अब आगे हम चलते हैं थोड़ा से। अब आगे दोस्तों बिस्मार्क की भूमिका को हम क्या करना है, हमें चर्चा करना है कि बिस्मार्क कौन था। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आंसर है कि बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिज्ञ और सेनापति था। दोस्तों बिस्मार्क कौन था कि एक कूटनीतिज्ञ और सेनापति था। जर्मन डायट में प्रशा का प्रतिनिधि रहते हुए उनमें अपनी सफल कूटनीति का परिचय दिया। दोस्तों बिस्मार्क जो था एक कूटनीतिज्ञ था जो डायट के प्रशा में प्रतिनिधि का कार्य करता था और सफल कूटनीति का परिचय वह देता था। वह जर्मन एकीकरण में सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था। वह बहुत ही क्या था, चतुर था। ठीक है, बहुत ही वह क्या था, दिमाग का तेज था। तभी तो जर्मन डायट प्रशा का क्या करता था, प्रतिनिधि करता था। तो उसके बाद था कि बिस्मार्क ने रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किया। दोस्तों बोर्ड में पूछता है कि रक्त और लोह के अवलंबन किसने किया, प्रश्न आता है तो आप इसका जवाब दीजिएगा कि बिस्मार्क ने। आंसर क्या दीजिएगा, बिस्मार्क ने। प्रश्न आएगा रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क ने किया। उसके बाद दोस्तों है कि बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में सेल्विग और हेल्टिंग राज्यों के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। देखिए दोस्तों बिस्मार्क जो था वह ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में सेल्विग और हेस्टिंग्विन राज्यों पर क्या किया था, डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। अपने अपमान से सुक्त ऑस्ट्रेलिया ने 1866 ईस्वी में
प्रशा के खिलाफ सेडेवा में युद्ध की घोषणा कर दी। दोस्तों याद रखिए कि यहाँ प्रश्न बन के आता है कि सेडेवा युद्ध कब प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों याद रखिए कि 1866 ईस्वी में सेडेवा युद्ध प्रारंभ हुआ और ऑस्ट्रेलिया दोनों तरफ से युद्ध में फंसकर बुरी तरह से पराजित हो गया। दोस्तों सेडेवा युद्ध कब हुआ? 1866 ईस्वी में हुआ। वह किसके चलते हुआ? तो बिस्मार्क के चलते हुआ। और वह क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह से क्या हो गया? पराजित हो गया। चलिए फिर हम आगे पढ़ेंगे कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे और यूनानी में राष्ट्रीयता का उदय पर चर्चा करें। तो चलिए हमारा पॉइंट रखा है यूनान में राष्ट्रीयता का उदय ही पहला पॉइंट है। तो यूनान का अपना गौरवमय इतिहास रहा है। दोस्तों यूनान का अपना एक गौरवमय इतिहास रहा है जिससे उसे पाश्चात्य का मुख्य स्रोत माना जाता रहा है। ठीक है। यूनानी सभ्यता की साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्रों की उपलब्धियां उनके प्रेरणा स्रोत है। दोस्तों यूनान के उदय के कुछ महत्वपूर्ण कारण भी थे कि उनके पास विचार, प्रगति, साहित्य, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्र के अधिक जानकारी थे। उनके पास वह उपलब्ध थी और उपलब्धियां भी उन्हें प्रेरणा स्रोत करती थी। ठीक है दोस्तों। फिर हम आगे मेरा है कि फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों ने राष्ट्रीयता की भावना की लहर जागी क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर इनकी पहचान एक थी। दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति में यूनानियों की राष्ट्रीयता का भावना क्या होगी की लहर जोगी क्योंकि उनके धर्म और जाति संस्कृति के आधार पर उनकी पहचान एक थी। इस तरह एक आंदोलन की शुरुआत हुई जिसका उद्देश्य तुर्की शासन से यूनान को स्वतंत्र करना था। दोस्तों एक तरह का आंदोलन की शुरुआत हुई जिसका उद्देश्य था तुर्की शासन को यूनान से स्वतंत्रता प्रदान करना था। और 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिससे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ यूनान का समर्थन में संयुक्त कार्रवाई का निर्णय भी ले लिया। दोस्तों 1827 ईस्वी में लंदन में क्या हुआ था? एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस मिलकर तुर्की के खिलाफ यूनान के समर्थन से संयुक्त कार्रवाई का निर्णय भी ले लिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया और बेवेरिया का शासन ऑटो को राजा बना दिया गया। दोस्तों इस प्रकार 1832 ईस्वी में यूनान में एक स्वतंत्र राष्ट्र को क्या किया गया? घोषित कर दिया गया और बेवेरिया को शासक, ऑटो को राजा बनाया गया। इस तरह तुर्की भी एक क्या हुआ? स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया। इसी के बाद मैं अपना वीडियो को समाप्त करता हूं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक बटन को दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।